नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बिहार की राजनीति गरमाने लगी है। बिहार ही क्या, पूरे देश की राजनीति गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने तो 195 सीटों पर नामों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन बिहार से एक भी सीट की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में जो सियासी समीकरण बदले हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में गए हैं, उसकी वजह से बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो गई है बिहार की। तो इसलिए बिहार को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। लेकिन आज बेगूसराय और औरंगाबाद में एनडीए की रैली हुई और इस रैली में जो नज़ारा देखने को मिला, पूरा बिहार हंस रहा है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हंस रहा है। पहली बात, अभी 1 मार्च को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी किया कि लोकसभा चुनाव में धार्मिक मुद्दे, अयोध्या का मुद्दा, प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का मुद्दा और जातीय मुद्दा एजेंडा नहीं बनाया जा सकेगा किसी भी पार्टी के द्वारा। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को और राहुल गांधी की जो पिछड़ों के प्रति राजनीति है, उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी किया। लेकिन आज ही 48 घंटे नहीं बीते कि उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और राम मंदिर का मुद्दा बिहार की रैली में उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया और अपील किया कि राम मंदिर के मुद्दे पर एनडीए को जिताना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात बिहार में यह है कि आज 2 मार्च को रैली एनडीए की थी, बीजेपी और जदयू की थी, लेकिन कल इंडिया गठबंधन यानी 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है, जिसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार को भी इनवाइट किया गया है और सबको पता है कि वह नहीं आएंगे। लेकिन आज की रैली में जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखते हुए कहा कि अब हम अपनी असली जगह पर आ गए हैं, अब हम कहीं छिटकने वाले या जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, इसके पहले जब आप बिहार आए थे तो मैं कहीं गायब था। कहीं गायब का मतलब इंडिया गठबंधन में था। उस समय आपका स्वागत नहीं कर सका, लेकिन आपके नेतृत्व में अब बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार की लंबे समय से मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो क्या इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगवा सकते हैं? कतई नहीं मंगवा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश को एक टूल किट के रूप में, एक चुनाव जीतने की मशीनरी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी मांगे मानने के पक्ष में नहीं है। 2019 में 39 सीटें मिली थी 40 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को, और इस बार पासा पलटने वाला था, इसलिए फिर से नीतीश कुमार को अपने खेमे में कर लिया। और आज जब अपनी सफाई पेश कर रहे थे नीतीश कुमार की अब हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके लगा रहे थे। उनका ठहाका क्या व्यंग था नीतीश कुमार के ऊपर कि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, आज यहाँ कल वहाँ। लगभग 10 सालों में 5 बार इस तरह से पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार। कभी
एनडीए गठबंधन में, कभी महागठबंधन में आते जाते रहे हैं। अभी जब 2022 में नीतीश कुमार लालू के साथ आए थे, बिहार के महागठबंधन में आए थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अब हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में, एनडीए में नहीं जाएंगे। क्या उस वादे को भूल गए हैं जो उन्होंने कहा था और जो आज कह रहे हैं? क्या इसे नहीं भूल जाएंगे? बहरहाल यह तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही जाने कि कितने बड़े पलटूराम हैं नीतीश कुमार और कब पलट जाएं। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, और जिस बिसात पर 2022 में एनडीए गठबंधन को उन्होंने छोड़ा था, वह बिसात तो अभी भी काम कर रही है। अभी कुछ समय पहले जनता दल यू के 2 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और राष्ट्रीय जनता दल के 5 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 2022 में इन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते थे नरेंद्र मोदी और शाह, इसलिए हम पाला बदल रहे हैं। तो आज तो खुल्लम खुल्ला तोड़ लिए। उस समय तो तोड़ना चाहते थे और आज तो तोड़ लिए। आपने क्या कर लिया? मंच पर खींच निपोरने के अलावा क्या किया आपने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब समझ रहे हैं कि किस रूप में इस्तेमाल करना है नीतीश कुमार का, और जब इस्तेमाल हो जाएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव निपट जाएगा, तो इनको भी निपटा देंगे और इन्हें रसातल में पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और यही खेला होने वाला है। इसी खेला के लिए इन्हें इनवाइट किया गया है एनडीए में। लालू यादव का एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है कल से। वैसे तो 2 वीडियो आए हैं और दोनों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंको। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के 100 करोड़ मतदाताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना है। आपको हम एक वाकया बताते हैं कि संसद भवन में, लोकसभा में एक बार बहस चल रही थी, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी थे और लालू यादव भी थे लोकसभा में। तो लालू यादव ने तंज कसा था लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर कि आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। तो उसे हंसी में उड़ा दिया था लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के लोगों ने, क्योंकि उनके चांस थे अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए 2014 में। जो लालू ने कहा वो चरितार्थ हो गया। प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जरूर भेज दिया गया, जहां रह करके ना वो चुनाव लड़ सकते हैं ना राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि वो 75 साल पूरे कर चुके थे। मुरली मनोहर जोशी भी 75 साल पूरे कर चुके थे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था। तो लालू यादव की लोकसभा में कही गई उस समय की बात 100% सत्य हुई, अक्षरशः सत्य हुई। और आज जो लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंको, 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं, तो इसके संदेश दूर तक जाते हैं। और लालू यादव एक कद्दावर नेता है ओबीसी के, और एक मझे हुए नेता हैं। बीमारी के बावजूद अगर राजनीति में इतना सक्रिय हैं और इस तरह की सोच रखते हैं और मोदी जी को खुल्ला खुल्ला ललकारते हैं बिहार की धरती से,
तो समझा जा सकता है कि लालू यादव का विल पावर कितना स्ट्रांग है। लालू यादव का विल पावर क्या मोदी को देश से तो छोड़िए बिहार से उखाड़ फेंकेगा? क्या उनकी 39 सीटें जो 2019 में आई थी उसको घटा करके 19 पर ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं, क्योंकि इस समय मोदी विरोधी बयार बह रही है बिहार में। जब से नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन किए हैं तब से नरेंद्र मोदी की भी फजीहत हो रही है और नीतीश कुमार की भी। और यह हम जुबानी नहीं कह रहे हैं, लगभग सभी पार्टियां समय समय पर अंदरूनी सर्वे कराती हैं अपने अपने राज्यों में। तो जो राष्ट्रीय जनता दल का सर्वे हुआ है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को 20 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस को भी 5-6 सीटें मिलने वाली हैं। लगभग 26 सीटें आज के हालात में लालू यादव और कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है बिहार में। बाकी 1.5 महीनों में क्या समीकरण बदलते हैं और वो समीकरण इंडिया के पक्ष में होगा या एनडीए के पक्ष में होगा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो कल की 3 मार्च की रैली होने जा रही है इंडिया गठबंधन की गांधी मैदान में, इसमें लाखों लोग आने वाले हैं। न सिर्फ बिहार की जनता उपस्थित रहेगी बल्कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी यहां पर लोग जा रहे हैं रैली में शामिल होने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टियां आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है, ममता बनर्जी आ रही हैं, झारखंड से चंपई आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के घटक दल कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल तक के नेता कल जुट रहे हैं और यह गठबंधन की पहली रैली होने जा रही है। इसके बाद बंगलौर में होगी और फिर 10 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा संपन्न होगी मुंबई में। तो मुंबई में भी एक रैली का माहौल क्रिएट करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। पूरा इंडिया गठबंधन बंगलौर में भी इकट्ठा होगा और मुंबई में भी। लेकिन कल की रैली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बेगूसराय और औरंगाबाद में जो रैली हुई है एनडीए की, बीजेपी की, जदयू की साझा रैली जो हुई है, इसकी काट कल देखने को मिल जाएगी कि कितना दोनों पार्टियों में फर्क है, कितना दोनों गठबंधनों में फर्क है। और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की रैली एनडीए गठबंधन की रैली से कई गुना आगे निकलने जा रही है, क्योंकि जो हालात हैं इस समय देश के, महंगाई, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर के किसानों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, कोरोना से हुई तमाम मौतों, 47 लाख से ज़्यादा मौतों के मुद्दे आज पूरे भारत में गूंज रहे हैं। और इसके मद्देनज़र अगर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कर चुका है और इंडिया गठबंधन रैलियों की तरफ रुख कर रहा है तो निश्चित ही इसका बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और जो इंडिया गठबंधन को रैलियों के माध्यम से बेनिफिट मिलेगा उसका बेनिफिट इस देश के 140 करोड़ लोगों को मिलेगा और एक सत्ता को, मोदी सत्ता को, अहंकारी सत्ता को, देश बेचने वाली सत्ता को उखाड़ फेंके। लालू यादव और कांग्रेस के पास बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा 2019 में लालू यादव की पार्टी को एक भी सीट नहीं आई थी, कांग्रेस की भी ज्यादा सीटें नहीं आई थी, 1 या 2 सीट आई थी। पाने के लिए बहुत कुछ है, अब कितना पाएंगे यह तो नहीं कहा जा सकता। अंदरूनी सर्वे की माने तो दोनों पार्टियां मिलकर के 25-26 सीटें जीत रही हैं, लेकिन कब रातों रात समीकरण बिगड़ जाए और कब
पुलवामा जैसे कोई छद्म राष्ट्रवाद पनप जाए, कब नरेंद्र मोदी कोई नया खेला खेल जाए और समीकरण बिगड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग की एडवाइजरी आज से ही निष्प्रभावी हो गई है। चुनाव आयोग हर चुनाव के पहले ऐसी एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन ऐसी एडवाइजरी कभी भी फलीभूत नहीं होती है और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जाता है और जातीय ध्रुवीकरण का भी खेल खेला जाता है। अगर सांप्रदायिक उन्माद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी फैलाती है तो जातीय उन्माद मंडलवादी ताकतें फैलाती हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के एडवाइजरी की धज्जियां अभी क्या उड़ाई है, अब उड़ाएगी। याद रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बजरंग बली के नारे लगाए थे दोनों हाथ उठा करके, और उस नारे को रिपीट किया था वहां की जनता ने। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब वोट देने जाइए, ईवीएम का बटन दबाइए तो बोलिए बजरंग बली की जय। लेकिन बजरंग बली वहां पर काम नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई। क्या वो बजरंग बली, क्या वो जय श्री राम अयोध्या वाले जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किया है, भगवान के शरीर में प्राण डालने वाले मोदी, कहा जाता है कि भगवान सबको प्राण देता है, सबकी जिंदगी बनाता है, सबका रक्षा करता है, सबका पालन पोषण करता है और अंत में सबका विनाश भी करता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान को नरेंद्र मोदी प्राण डालते हैं। और ऐसा खेल इसलिए किया गया कि अधूरे मंदिर में, जिसे कि पाप कहा है शंकराचार्यों ने, साधु संत और मठाधीशों ने और ब्राह्मण समाज के लोगों ने उस पाप को कर चुके हैं। क्या उस समय चुनाव आयोग की नज़र वहां पर नहीं थी? जरूर आचार संहिता नहीं लागू हुई थी, लेकिन देखा तो माना तो यही जाएगा कि मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया है, मोदी ने उद्घाटन किया है, मोदी ने राम को लाया है, जो राम को लाएंगे हम उनको जिताएंगे, ऐसे नारे भी उछाले गए थे। लेकिन आज देखिए तो सब शांत पड़ चुका है। राम मंदिर का मुद्दा हवाई हो गया है। हम कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव में 91 करोड़ मतदाता थे और आज की घड़ी में 2024 के चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर के 97 करोड़ हो गई है। 6-7 करोड़ की वृद्धि हुई है और इसमें नई उम्र के मतदाता ही हैं जो वृद्धि हुई है। और ये नई उम्र के मतदाता क्या राम के मुद्दे पर वोट डालेंगे? कतई नहीं। ये नई पीढ़ी के मतदाता रोजगार के मुद्दे पर वोट डालेंगे। और फ्लोटिंग वोटर्स जितने भी होते हैं, हर चुनाव में लगभग 10% से लेकर के 15% तक फ्लोटिंग वोटर होते हैं। फ्लोटिंग वोटर उन्हें कहा जाता है जो चुनाव होने के समय की परिस्थितियों को देख करके, चुनाव होने के समय हवा बहती हुई हवा को देख करके वोट करते हैं। ऐसे लगभग 10 से 15% होते हैं। तो राम मंदिर के बारे में हम नहीं कहते कि बिल्कुल इसका असर नहीं होगा, असर होगा, लेकिन जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने सोच रखा है उतना असर नहीं होने वाला है। क्योंकि फ्लोटिंग वोटर राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं देगा, बेरोजगार राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं देंगे, अरसे से सताए गए किसान राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं देंगे, और जो
भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर हैं, खास करके सवर्ण जातियों में। वे सब धर्ममय पहले से हो चुके हैं, पहले से वो जय श्री राम बोलने वाले हैं। तो जो जय श्री राम बोलने वाले हैं वही जय श्री राम को लाने के नाम पर बीजेपी को वोट देंगे। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के जो मतदाता दलित आंदोलन से जुड़े हैं, जो मतदाता अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हैं, जो मतदाता अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे कतई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और ऐसे मतदाताओं की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा है। दलित, बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी सबसे ज़्यादा बिहार में मिलेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में मिलेंगे, उसके बाद दूसरे राज्यों में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लाने की घोषणा किया है योगी आदित्यनाथ और मोदी ने, लेकिन 80 क्या 40 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। जिस तरह से व्यूह रचना किया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और आचार संहिता 4-6 दिन में लागू हो जाएगी, उसके बाद मायावती भी आ जाएंगी, तो जो समीकरण बनेगा वह 2014 और 2019 जैसा नहीं होगा, वह 2004 जैसा होगा जब कांग्रेस की जीत होती है। वह समीकरण 2009 जैसा होगा। आपको हम बताएं कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था कि भारत तो चमक रहा है, बहुत तेजी से चमक रहा है। और चुनाव जीतने के लिए 2004 में जो चुनाव हुआ था, समय से पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि चुनाव होंगे, और समय से पहले चुनाव हुए। शाइनिंग इंडिया काम नहीं आया और अटल बिहारी वाजपेयी की रणनीति काम नहीं आई, और भारी जीत होती है यूपीए गठबंधन की। तो 2004 20 साल में बहुत पानी बह चुका है गंगा और यमुना में। आज 2004 जैसी स्थितियां फिर उत्पन्न हो गई हैं इस देश में। अगर भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें कम कर दी जाए तो नरेंद्र मोदी की बुरी तरह से हार हो सकती है। और 50 सीटें कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार में 39 में से अगर 20 सीटें भी, 26 की बात छोड़िए, 20 सीटें भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जीत लेता है। उत्तर प्रदेश में अगर 30 सीटें भी कांग्रेस और सपा गठबंधन, समाजवादी पार्टी जीत लेता है, और महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे आगे हैं। नरेंद्र मोदी और इनके साथ जो टूट करके गए हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तो 20 सीटें बिहार से, 30 सीटें यूपी से, और अगर 15 सीटें भी महाराष्ट्र से आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सफाया हो जाएगा। बाकी हर राज्यों से जहां पर 100% सीटें नरेंद्र मोदी के हैं, वहां पर भी 1, 2, 3 कम ही होंगे, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बिहार में आज जो कुछ देखने को मिला और कल 3 मार्च को जो कुछ देखने को मिलेगा, इससे तस्वीर कुछ साफ देखी जा सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।